गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, कर रहे हैं उसका रिवीजन, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की कुछ स्पेशल बातें कि हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक कैटेगरी की इनकम आती है, वो है रेंटल इनकम। और रेंटल इनकम भी किसकी? बिल्डिंग स्ट्रक्चर की। मतलब ओनली वेकेंट लैंड है तो उसका भी रेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, लैंड के ऊपर कोई ना कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अब भले ही वो स्ट्रक्चर टीन शेड का भी क्यों ना हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। प्लस इसका जो रेंट है वो मंथली बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे रेंट देते हो तो इसका मतलब ये आपका बिजनेस प्रोफेशन है। होटल एंड अकोमोडेशन बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। ठीक है, मैरिज गार्डन बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। आप मंथली बेसिस पे फिक्स रेंट ले रहे हो तो 3-4 बातें। सब बिल्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। अगर ओनरशिप नहीं है तो इसका मतलब आपने भी किराए पे लेके किराए पे दिया है तो फिर अदर सोर्सेज में जाएगा। आप ओनर हो, मंथली रेंट पे दिया है, अब जो रेंट आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में आ सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में रेंट आया तो जनरली तो ये बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि मंथली रेंटल क्या होता है, आपका फिक्स होता है कि मैंने 30,000 रुपीज़ रेंट पे दिया तो साल भर का 3,60,000 रुपीज़ हो गया। लेकिन सरकार कहती है कि आप जो रेंट बताते हो उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, पहले हम हमारा रेंट कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का कितना रेंट बनना चाहिए, फिर कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली में आप कितना लेते हो। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। ये हाउस प्रॉपर्टी का चार्ट है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ये जो चार्ट है ये हर क्वेश्चन में ही बनता है, हर सोल्यूशन में बनता है। हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% गारंटीड आएगा, तो ये चार्ट भी बनेगा। मीन्स ये चैप्टर आपको 5 से 6 मार्क्स फ्री के दिला के जाएगा। इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर आपने इसके सारे प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन कर लिए ना तो इसमें फिर गलती नहीं होगी। छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम एक जगह पे लिख लेंगे, हमें याद रह जाएगी। सबसे पहले वो लोग चेक करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। मैं इसकी सारी स्पेशल बातें भी अभी बताता हूँ क्योंकि ये मैराथन रिवीजन चल रहा है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जनरली 90% क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन होगा। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 5 लाख, कहीं कहीं पे ये गिवन होगा, ये हिंट गिवन होगा। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन गिवन नहीं होगा, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स गिवन होगा विच इज 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, और म्यूनिसिपल टैक्स है 50,000। अगर ये 10% है तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या होगा? 5 लाख। हम रिवर्स कैलकुलेशन कर ही लेंगे। इट मीन्स इस लेवल पे आके तो ये क्वेश्चन में गिवन है। अगला है फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब मार्केट का रेंट, कि आपके जैसी लोकेशन में आपके जैसी बिल्डिंग होती तो कितना किराया मिलता, ये मार्केट का रेंट होता है। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जज नहीं कर सकते। स्टेप 1 विच एवर इज हायर। थर्ड आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट आता है एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट पूरे इंडिया में लागू नहीं है, किसी किसी सिटी में किसी किसी प्लेसेस पे लागू है। जहाँ पे लागू है वहाँ पे सरकार ने खुद ने एक मैक्सिमम रेंट बता रखा है कि इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते। तो सर ये अब इससे ज़्यादा तो हम ले ही नहीं सकते, तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। भले ही मार्केट में कोई 10 लाख देने को रेडी है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 6 लाख है तो हमें 6 लाख ही लेना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 विच एवर इज लोअर। और अब ये जो विच एवर इज लोअर वाला स्टेप 2 की वैल्यू आई, इसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। आ जाओ बेटा, ये वाला है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब यहाँ तक सरकार ने होमवर्क कर लिया कि आपकी बिल्डिंग का इतना रेंट बनना चाहिए, अब बताओ आप कितना लेते हो। सर जो हम लेते हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये स्टार मार्क करने वाली बात है कि ये एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज में गिवन होता है। कभी ये मंथली रेंट गिवन होता है, कभी ये एनुअल रेंट गिवन होता है, कभी ये गिवन होता है रेंट फॉर लेट आउट पीरियड। और ये बहुत ट्रिकी चीज़ है तीसरी वाली। मंथली रेंट गिवन है तो सर मेरे को तो चाहिए ही मंथली रेंट था। एनुअल रेंट गिवन है तो कोई टेंशन नहीं है, एनुअल है, साल भर का है, डिवाइड बाय 12 इजीली हो जाएगा। लेकिन जब ये रेंट फॉर लेट आउट पीरियड देता है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि लेट आउट पीरियड कितना है। क्या 12 महीने किराए पे रहा था, 8 महीने रहा था, 9 महीने रहा था कि 10 महीने रहा था। ठीक है, जितने महीने रहा उससे डिवाइड करके आप मंथली रेंट पे पहुंचोगे। तो इसके लिए ना एक थंब रूल बना देते हैं भाई। क्या थंब रूल है कि एक्चुअल रेंट किसी भी लैंग्वेज में दे रखा हो, आप उसको पहले मंथली रेंट में डिटरमाइन करोगे। आप उसको पहले किस में निकालोगे? मंथली रेंट में। कि ये एनुअल है तो डिवाइड बाय 12, और लेट आउट पीरियड है तो लेट आउट पीरियड देख के डिवाइड बाय दोज नंबर ऑफ मंथ्स। लेकिन मंथली रेंट निकालना बहुत जरूरी है। एक बार आपने यहाँ पे 1 महीने का रेंट निकाल लिया ना तो बाकी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। मंथली रेंट निकाल लिया, यहाँ पे हमेशा पहले लेंगे 12 महीने का। सर 12 महीने का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऊपर के सारे फिगर्स कितने हैं? 12 महीने के हैं। ठीक है, 12 महीने का ले लिया, कहाँ लिखेंगे उसको? इनर कॉलम में। उसमें से 2 चीज़ माइनस करते हैं।
एक करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट और एक करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब ऐसा रेंट जो ना मिला और ना ही मिलेगा। अब क्योंकि ये चीज़ माइनस हो रही है तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अंडर रूल 4 4 कंडीशन है। पहला, जो टेनेंट आपको रेंट नहीं दे रहा है प्रॉपर्टी आप वेकेट करवा लो, नहीं कर रहा है तो लीगल एक्शन ले लो, उसके पास और कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी खाली करवा लो, और टेनेंसी बोनाफाइड हो। 4 कंडीशन याद होनी चाहिए अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ये सब जज करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा अनरियलाइज रेंट दिस मच, डायरेक्ट अमाउंट माइनस कर दो। उन्होंने कहा अनरियलाइज रेंट इज फॉर 2 मंथ्स, तो जो मंथली निकाला था इंटू 2 करके आप क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट मतलब आपको ये जो क्वेश्चन दिया होता है ना, इस क्वेश्चन की खासियत यही होती है, क्योंकि यार एक बार चार्ट याद कर लिया तो ये तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है। अगर उन्होंने क्वेश्चन आप पे दया दिखा के टेबुलर फॉर्म में दे दिया तो बहुत ही सिंपल है फिर तो। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे देते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में। पैराग्राफ फॉर्म में पूरी कहानी बताते हैं कि यार ये हमारा घर था, ये इस दिन बनना चालू हुआ था, इस दिन हमने लोन लिया था, इस दिन हमारा घर कंप्लीट हुआ था, इस दिन मैंने किराए पे दिया था, फिर ये किराएदार रहा छोड़ के चला गया, फिर इतने टाइम बाद मैंने दूसरे किराए पे रहा, थोड़े टाइम मैं रहा, ये पूरी कहानी वो रच देगा आपके सामने। तो आपको फिर यहाँ क्या करना होता है, आप ऑब्वियसली आपकी आदत तो पड़ी गई होगी कि आप पेन पेपर लेके ही क्वेश्चन रीड करते होंगे। तो जब जब आपको ये फैक्टर्स मिले ना, आपको उनको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अंडरलाइन करके वहाँ पे मंथ्स लिख देना है कि यार ये रहा अनरियलाइज रेंट 2 मंथ्स, ये रहा सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट इतना 3 मंथ्स। ऐसे महीने वहाँ पे लिख देना है या मार्किंग करनी है, क्योंकि यार इस क्वेश्चन में बस टाइम पता है कहाँ जाता है कि जैसे जैसे आप ये सॉल्व करते जाओगे आपको रिपीटेटिव बेसिस पे क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। आप म्युनिसिपल वैल्यूएशन देखोगे वापस से क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर फेयर रेंट फिर से क्वेश्चन, हर चीज के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आपने मार्किंग कर रखी होगी तो इंफॉर्मेशन सामने सामने दिख जाएगी, मार्किंग नहीं करी होगी तो फिर वापस से पूरा क्वेश्चन रीड करके फिर से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज इनर कॉलम में माइनस कर दी, माइनस करने के बाद जो एक्चुअल रेंट बचा वो चला जाएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ आउटर कॉलम में, ठीक है। आउटर कॉलम में आने के बाद स्टेप 3 कि हमने एक्सपेक्ट किया था इतना और आप ले रहे हो इतना, विच एवर इज हायर। जब मेन क्लास पढ़ते हैं तो उसमें मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे ये इसको इनर कॉलम में माइनस करना एक गलत बात होती है, लेकिन यही रूल होता है। क्यों गलत बात होती है अभी उसका टाइम नहीं है, हाँ, लेकिन याद भी ऐसे ही रखेंगे, गलत रूल है, इनर कॉलम में माइनस होता है। ये करने के बाद फिर माइनस होता है वैकेंसी पीरियड रेंट, ये भी सेम उसी की तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कब से कब तक ये क्या था, खाली रहा था। अनरियलाइज और वैकेंसी पीरियड में फ़र्क क्या है, अनरियलाइज में तो वो रह के गया, पैसे नहीं देके गया, वैकेंट में तो खाली ना मैं रहा ना वो रहा। तो आपने ऊपर 12 महीने का ले लिया है तो यहाँ पे जितने महीने वैकेंट था सेम रेंट जो आपने ऊपर 12 से मल्टीप्लाई किया वो जितने महीने वैकेंट था उससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्या कर दोगे, माइनस। ये माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं GAV। जब क्वेश्चन छोटा होता है तो GAV पूछता है। अब ये है ना, इनका ये ट्रेंड है पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट से कि ये लोग अनसीन पैसेज टाइप देने लग गए आपको। अनसीन पैसेज आप इंग्लिश में देखते थे ना, पूरा एक पैसेज आता था फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते थे। तो अब ये एक पूरी बड़ी सी केस स्टडी देंगे और उससे रिलेटेड 5 से 6 MCQ वाले क्वेश्चन पूछेंगे। वो MCQ नाम के MCQ होते हैं, वो तो पूरा क्वेश्चन ही होता है। मतलब वो पूछ लेंगे फाइंड आउट द GAV, तो आपको तो पूरा सॉल्व करके ही GAV निकालना पड़ेगा ना। पूरा निकालने के बाद उसमें से एक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चंस में, उन MCQs में आपको फिर टर्म अच्छे से पता होना चाहिए कि इन्होंने हमसे GAV पूछा है कि NAV पूछा है कि फाइनल इनकम पूछी है। तो GAV कौन सी, वैकेंसी पीरियड माइनस करने के बाद। फिर GAV में से म्युनिसिपल टैक्स, सर ये म्युनिसिपल टैक्स कौन से हैं, जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन का सर्टेन परसेंटेज होंगे। कभी कभी ये डायरेक्ट अमाउंट से गिवन होंगे, कभी कभी ये परसेंटेज से गिवन होंगे। आप कैलकुलेट कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसमें खास बात क्या है, कैश बेसिस एंड पेड बाय ओनर। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और ये चीज हमें उलझाती भी है। वो कह देगा कि आपका जो म्युनिसिपल टैक्स है वो है 10%, सिर्फ इतना बोलेगा 10%, ये भी नहीं बोलेगा 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो 5 लाख का 10% 50,000। फिर वो कहेगा करंट ईयर का हमने पे ही नहीं किया, ठीक है सर नहीं पे किया तो माइनस हो, लेकिन पिछले 2 सालों का हमने इस साल में पे कर दिया। तो आपको रूल पता होना चाहिए, म्युनिसिपल टैक्सेशन
हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर में पे किया हो, अब वो भले ही प्रीवियस ईयर का हो, प्रीसीडिंग ईयर का हो, कि आने वाले फ्यूचर ईयर्स का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो कि 10 का हो, जितना भी मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पे किया है सब कुछ माइनस हो जाएगा। तो ये पहला रीज़न हुआ जिसकी वजह से लॉस जनरेट हो सकता है। अभी तक कोई रीज़न नहीं था जिसकी वजह से लॉस आए। पहली बार अगर मल्टीपल ईयर्स का आपने एक बार पे कर दिया तो वो हुआ। अब उलझाएगा कि था तो इतना, पर हमने इस साल का तो पे नहीं किया, हमने तो पिछले 2 साल का पे कर दिया, और उसमें से भी टीनेट ने इतना पे किया और ओनर ने इतना पे किया, तो जितना ओनर ने पे किया उतना ही माइनस होगा। टीनेट पे कर रहा है तो माइनस नहीं होगा। क्लियर है? ये माइनस करने के बाद आता है अपन एनएवी। फिर से वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, जीएवी कहे तो जीएवी तक निकालना, एनएवी कहे तो एनएवी तक निकालना। शायद लोगे वो आपको वो एनएवी बोल के जीएवी वाली फिगर भी देंगे आपको, जीएवी बोल के एनएवी वाली फिगर भी देंगे आपको। ठीक है, ओके। एनएवी तक पहुंच गए सर हम। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद रखना है, एक ही सेक्शन याद रखना है आपको, सेक्शन 24A और 24B, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और B। कौन सा वाला पढ़ना कर दो ना बस। 24A और 24B। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेन वाले लेक्चर आप देखोगे तो उसमें तो बहुत लंबी चौड़ी हमने कहानी सुनाई है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन किस चीज़ के लिए दिया जाता है। छोटे मोटे डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है, दिया ही जाता है, खर्चा हो के ना हो। अब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन में खर्चे की पूरी लिस्ट दे दी जाती है, उस लिस्ट में से सिर्फ एक ही खर्चा काम का होता है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद बाकी सारे खर्चे क्या हो गए आपके, बेकार हो गए। सबके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। अगर एनएवी पॉजिटिव है तो 30% आएगा, एनएवी नेगेटिव है मतलब ऑलरेडी म्युनिसिपल टैक्सेस की वजह से आपका लॉस आ चुका है, तो फिर 30% निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30% लेस होता है। नेगेटिव आइटम लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिडक्शन की बजाय क्या बन जाएगा, एडिशन। तो अगर ये 0 है या नेगेटिव है तो फिर ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, माइनस करेंगे। अगला वाला जो इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ने लायक बनाता है, अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होता ना तो ये चैप्टर 1 दिन का ही होता। ये इंटरेस्ट ऑन लोन उसको 1 दिन से पूरे 1 हफ्ते का बना देता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहता है कि यहाँ हमने बोला कैश बेसिस, ये है कौन सा, ड्यू बेसिस, कि आप पे करोगे मत करो, जितना बनता है उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन 2 तरीके से माइनस होता है, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। हाल फिलहाल के इंटरेस्ट ऑन लोन जो एज पर कैलकुलेशन होगा वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आती है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एमसीक्यू के 3 क्वेश्चन, कह सकता है जीएवी निकालो, कह सकता है एनएवी निकालो, कह सकता है इनकम कैलकुलेट कर लो, और भी छोटा क्वेश्चन हुआ तो 1 नंबर का तो कह सकता है एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। तो आपके इस पूरे चार्ट के 4 लेवल हो गए, एक्सपेक्टेड रेंट, जीएवी, एनएवी और इनकम। क्लियर? फिर आते हैं अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन पे। इंटरेस्ट ऑन लोन आने से पहले छोटी मोटी 2 बातें बता देता हूँ। पहली बात, if there is a self-occupied house for 12 months, NAV shall be nil only for 2 houses. 2 मकान की NAV क्या ले सकते हो आप, nil ले सकते हो। कौन सा मकान, जो 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था या 12 महीने वेकेंट था, उसको भी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के NAV क्या ले सकते हो, nil ले सकते हो। Then if there is a vacancy of 12 months, GAV will be nil। अब ये हैशटैग है, ये क्वेश्चन में कभी मैंने देखा नहीं, पर ये रूल है। मैंने आपकी बुक में भी ये शायद नहीं देखा है, लेकिन ये रूल है कि अगर कोई मकान 12 महीने क्या रहा, खाली रहा, तो उसकी आप जीएवी क्या ले सकते हो, निल ले सकते हो। क्लियर है? क्योंकि वैकेंसी पीरियड माइनस करोगे ना उसमें से, तो पूरे 12 महीने का वैकेंसी पीरियड माइनस हो जाएगा, तो जीएवी अल्टीमेटली उसकी निल आ ही जाएगी। नहीं भी आई है तो भी निल ले लेना। सर नहीं कैसे आएगी? अगर किसी का एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा होगा और एक्चुअल रेंट कम हुआ, तो फिर एक्चुअल रेंट का वैकेंसी पीरियड 12 महीने का एक्चुअल रेंट से एक्चुअल रेंट तो माइनस हो जाएगा, पर एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज़्यादा है तो वो डिफरेंस रह जाएगा ना। सर जब मकान ही खाली रहा तो डिफरेंस पे भी टैक्स क्यों दो, ये तो आपके रूल्स गलत है। तो उस केस में जीएवी निल लेने का रूल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 2 मकान का एनएवी निल लेंगे। सर 2 का ही लेंगे, और 2 का भी क्यों लेंगे, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ना। अब मान लो किसी घर के मुखिया के नाम पे घर है, और अब परिवार बड़ा हो चुका है, तो उसके कुछ बच्चे इस घर में रहते हैं, कुछ बच्चे उस घर में रहते हैं, तो उस मुखिया ने तो दोनों हाउस सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं ना।
हो सकता है किसी ने 3 कर रखे हो, किसी ने 4 कर रखे हो। तो अगर आपने मल्टीपल हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हैं तो 2 की एनएवी नहीं ले सकते हो, बाकी दोनों को तो डीम्ड लेट आउट मान के आपको टैक्सेबल टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, सर किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, किसको डीम्ड लेट आउट मानो। तो ये बहस एक अलग है। मीन्स अगर अपन इसको इस चैप्टर को टॉपिक वाइज बांटे ना, तो पहला तो है आम जिंदगी। आम जिंदगी में पूरा चार्ट बन जाएगा, एक मकान दे दिया जाएगा। सेकेंड वाला है इंटरेस्ट और लोन का कैलकुलेशन, उससे थोड़ा ऊपर है। तीसरा वाला है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में भी, क्योंकि अभी आगे अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ले लिया तो एनएवी क्या ले लोगे उसकी, निल। एनएवी के बाद आते हैं 2 डिडक्शन, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एनएवी ही निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या होगा, निल। पर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो सकता है। अब इनकम 0 ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे तो क्या आएगा, लॉस आएगा। अब अगर लॉस आएगा तो इसके लिए एक पर्टिकुलर लिमिट है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एक लिमिट है। ये मेरे हाउस प्रॉपर्टी का तीसरा पड़ाव, पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी आप समझ लो कि लेवल्स कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। चौथा वाला कि अगर किसी असेसी ने मल्टीपल हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं तो उसके पास उस मल्टीपल में से चॉइस है कि कोई से भी 2 ले ले। तो कौन से 2 ले, ये इसका अगला वाला पड़ा। 4 लेवल में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी पहला वाला हो गया आम जिंदगी वाला। सेकंड वाले पे चलते हैं, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करते हैं अपन, ठीक है। 4 रूल फॉर अनरियलाइज्ड रेंट वाले यहाँ लिख रखे हैं। लॉस कैन बी रिटर्न ऑफ फॉर 8 इयर्स, ये अपन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस में भी पढ़ चुके हैं। वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये यहाँ पे देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन चैप्टर को पढ़ने लायक यही बनाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहानी से ही समझते हैं। पहले कहानी सुन लो कि हुआ क्या। इस बिल्डिंग की कहानी लेते हैं कि जब सरकार हमसे टैक्स मांगने लगी और कहने लगी कि देख तेरे म्यूनसिपल वैल्यूएशन इतनी बनती है, तेरे बिल्डिंग का फेयर रेंट इतना है, स्टैंडर्ड रेंट इतना है, तो कम से कम इतना टैक्स तो तू देगा ही देगा। फिर कंपेयर कर लेते हैं, देख तू तो इससे भी ज़्यादा ले रहा है तो तू तो इस पर टैक्स देगा। फिर हमने कहा कि मालिक पूरे इनकम पे टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि कुछ खर्चा होता है। मैंने क्या क्या खर्चा होता है कि एक तो हम म्यूनसिपल टैक्स पे करते हैं आपको, ठीक है, माइनस कर दे। फिर हमने कहा कि बहुत सारे छोटे मोटे रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि जब किसी किराएदार को देते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं, कलेक्शन के चार्जेस लगते हैं, रेंट कलेक्ट करने के लिए मैंने पूरा ऑफिस बना रखा है, XYZ, बहुत सारे खर्चे मैंने छोटे छोटे गिना दिए। उन्होंने कह दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, ठीक है, छोटे मोटे खर्चों के लिए 30% स्टैंडर्ड दे दिया। उपकार है आपका, जितना मांगता था उससे ज़्यादा दे दिया। लेकिन एक खर्चा और है, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको मेरी बड़ी सारी बिल्डिंग तो दिख रही है लेकिन उस बिल्डिंग के असेट के पीछे जो लायबिलिटी है वो नहीं दिख रही। मैंने ये बिल्डिंग लोन लेके बनाई है, लोन लेके बनाई है तो जो भी किराया आता है उसका लोन रिपेमेंट करने में निकल जाता है। तो मेरी जेब में तो कुछ बचता ही नहीं। मेरी जेब में कुछ बचे, मैं कुछ कमाऊँ तो आपको टैक्स दूँ, तो वो लोन एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जाता है वो बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो वो खर्चा आप मुझे माइनस करवा दें। क्या ठीक है, माइनस करवा देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस कर दें। पर मैंने कहा कि सर आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे तो वो कैसे करोगे, थोड़ा समझाना। ठीक है यार, तो उन्हें इस साल में जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे करी है, इंस्टॉलमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। उस इंस्टॉलमेंट्स में जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो माइनस कर दे। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं, कि आप जरा समझना, मैंने ये बिल्डिंग बनाना चालू किया। अब जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, व्यवहारिक सी बात है कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो थोड़ा पैसा खुद का होता है, बाकी का लोन लेके अपन बिल्डिंग बनाते हैं। तो मैंने इस डेट पे बिल्डिंग बनाना चालू किया। जब तक मेरे पास खुद का पैसा था मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाता था। फिर मैंने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद लोन के पैसों से बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और अब मैंने उसको किराए पे दे दिया। किराए पे देने के बाद ये जो मेरे इस साल की ईयर 1 की ये जो मेरा रेंटल इनकम आया, आप कह रहे हो रेंटल इनकम ईयर 1 की इनकम में से ईयर 1 का इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे। मैं कह रहा हूँ गलत कह रहे हो। ये लोन तो मैंने इस दिन लिया था, जिसको अपन बोलते हैं डेट ऑफ लोन। इधर से लेके इधर तक के इंटरेस्ट का क्या होगा? अगर ये इंटरेस्ट नहीं लगता तो बिल्डिंग ना बनती, बिल्डिंग ना बनती तो इनकम जनरेट ना होती। मतलब इस पीरियड का भी जो इंटरेस्ट है ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? इन इनकम से। तो ये भी माइनस करो। तो कहते हैं चल ठीक है, तेरी बात रखी, ये माइनस तो करने देंगे, लेकिन कैसे माइनस करने देंगे? इन 5
इक्वल इंस्टॉलमेंट। मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है। अगर आपको पूरा लॉजिक डिटेल में कहानी सुननी है तो आप मेन वाला लेक्चर देख लेना। हाँ, लेकिन समझ में आ गया कि जो कहा बिल्कुल सही कहा कि ये इनकम आपको इस साल आते दिख रही है, खर्चा आप इस साल का ही माइनस करोगे। इस इनकम को अर्न करने के लिए मैंने खर्चा यहाँ भी तो कर रखा है, इस इंटरेस्ट को भी माइनस करो। तो उन्होंने कहा ये तो एक बार का खर्चा है ना तेरा, अब तो इनकम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, तो इस इंटरेस्ट को एक बार में माइनस नहीं करने देंगे। इस इंटरेस्ट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, चौथी और पांचवी, मतलब ये मिलेगा 5 सालों में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो मैं कहता हूं कि मैंने एक जिस दिन लोन लिया था उस दिन से लेके घर बनने तक 3 साल लग गए। 10 लाख रुपए का मेरा लोन था। 10 लाख का लोन का इंटरेस्ट था 10%। 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। 3 साल लगा बिल्डिंग बनने को, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपए का डिडक्शन मुझे एक बारी में नहीं मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 60 60 60 60 60 मिलेगा। अब फिर जिस साल की इनकम है उस साल में तो लोन चल ही रहा है, तो उस साल का 10 लाख के लोन का 10% का इंटरेस्ट 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा। तो वो 1 लाख को तो टुकड़ों में बांट नहीं सकते ना, क्योंकि नहीं तो फिर तो पेंडेंसी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो मतलब पहले साल में मुझे करंट ईयर का 1 लाख तो मिलेगा ही सही, और वो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले वाला, उसका जो इंटरेस्ट है उसके भी 5 इंस्टॉलमेंट में से एक मिलेगा ना, कितना? 60,000 सर, वो भी मिलेगा मेरे। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट और लोन कितना हो जाएगा? 1,60,000। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब पहले थोड़ा टेक्निकल टर्म से समझते हैं कि अब मैं जो मेरा इंटरेस्ट है उसको 2 पार्ट में बांटूंगा। एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले वाला पीरियड जिसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वाला करंट ईयर वाला पीरियड जिसको बोलेंगे अपन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट वाला तो बहुत सिंपल है, जो साल चल रहा है उस साल का इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? पोस्ट। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरा चौथा साल चल रहा है, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब यहां से लेके यहां तक नहीं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब वो चौथा साल। अब सर लोन है, जिंदगी भर थोड़ी बकाया रहेगा, चुका भी तो रहा हूं, चुका रहा हूं। तो 10 लाख के लोन में से इस साल से 5 लाख ही पेंडिंग है, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000। ठीक है, 50,000 तो ये प्लस वो 3 लाख की कैलकुलेशन तो पहले ही हो चुकी थी ना, जो मुझे इंस्टॉलमेंट में मिल रही थी। तो इस साल की इंस्टॉलमेंट कितनी है? 60,000। 50 + 60 कितना हो गया? 1,10,000। तो इस साल का डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,10,000। सेम 5वें साल में। और छठे साल में, छठे साल में तो प्री का तो 5 साल में मिल ही चुका है, तो अब कौन सा रहेगा? पोस्ट। तो एक थंब रूल पहले बता दो कि जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो तो पहले ही ये जज कर लो कि कहीं घर को कंप्लीट हुए 5 साल हो तो नहीं गए। अगर घर को कंप्लीट हुए 5 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये तो पुराने लोन बोलते हैं, ये तो बोलते हैं मैंने 2012 में लोन लिया था, 2015 में घर कंप्लीट हो गया, अबे 23-24 चल रहा है, 15 में घर कंप्लीट हो गया, तो दिख ही रहा है, गिनने की भी जरूरत नहीं कि 5 साल हो गए, दिख ही रहा है। तो प्री में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करता है? पोस्ट। और पोस्ट में भी जितना लोन आउटस्टैंडिंग है उतना। अब जनरली देखा जाए तो वो आउटस्टैंडिंग लोन के लिए मल्टीपल फैक्टर्स ला सकते हैं और इसको एफएम का क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि लोन तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है ना, हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल तो होती है, लेकिन अगर वो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाए तो एफएम में और टैक्स में कुछ बचे नहीं। तो वो लोन का जो रीपेमेंट है ना वो बहुत सिंपल रखते हैं, या तो वो बोल देते हैं नथिंग हैज बीन रीपेड टिल येट, इसका मतलब पूरा 10 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है, आप एक बारी में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, या फिर वो बोल देंगे दिस मच अमाउंट हैज बीन पेड ऑन दिस डेट। एग्जांपल 3 लाख हैज बीन पेड ऑन 1 जुलाई, 3 लाख पे कर दिया 10 लाख में से, मतलब अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने तो पूरे 10 लाख का इंटरेस्ट, फिर 3 लाख पे कर दिया तो कितना बचा? 7 लाख। 12 में से 4 महीने के 8 महीने के लिए 7 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा, खोना नहीं। तुम तुम्हारे घर में चल जाओ, हाँ पापा ने लोन लिया था, बहुत दिक्कत है, खोना नहीं कोई भी, नहीं मानी, इंटरेस्ट लोन है ना। अभी सिर्फ सुपरफिशियल बातें करी कहानियों के तौर पे, एग्जैक्ट रूल्स अभी नहीं पढ़े। अब चलते हैं एग्जैक्ट रूल की तरफ और एग्जाम्पल बनाते हैं डेट वाइज। प्री और पोस्ट किसको कहेंगे? तो बोल पलक बर्थडे बोल देना। 22 अप्रैल 2018,
घर बनाना चालू हुआ, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। लिखने में मुझे मौत आती है, फिर भी तुम लोगों के लिए कमेंसमेंट ऑफ, है ना, मतलब किसी इसके लिए बधाई करो मत करो, ठीक। कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। पलक तेरे भाई का बर्थडे कब आता है? फर्स्ट मई 2019 तक इसके पापा के पैसे खत्म हुए। बेटा पैदा हुआ, अकाल पड़ गया, ठीक है। इसके पापा ने क्या ले लिया? लोन ले लिया। बहुत अच्छे दिन पैदा हुआ तेरा भाई, क्योंकि 1 तारीख में चाहता भी था कि 1 तारीख आ जाए, फर्स्ट में, ठीक है। इसको कहेंगे डेट ऑफ लोन। हिमानी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन पे इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? जब से लोन ले। मतलब ये वाला पीरियड तो किसी काम का ही नहीं है ना, ये वाला पीरियड काम का नहीं है, मतलब ये वाली डेट किसी काम की ही नहीं है। हाँ ऑब्वियस, पर क्वेश्चन में गिवन होगी, हमारे मतलब की नहीं। हमारे लिए मतलब की कौन सी है? डेट ऑफ लोन। अब डेट ऑफ लोन से एक और गिवन होगी कि किस दिन आपका घर कंप्लीट हुआ। पापा की बर्थडे बोल, 26 दिसंबर 2000, कौन सा 2022, इस दिन हमारा घर कंप्लीट हो गया। अब घर कंप्लीट कोई दिन देख के थोड़ी होगा यार, 1 तारीख को ही होता हूँ, 31 तारीख को ही होता हूँ, तो जब हो गया सब हो गया। सर घर कंप्लीट कब माना जाता है? जब आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है। कौन होती है सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? म्यूनसिपैलिटी, यूआईटी। वहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या आता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट लेना, परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इतने माले की बिल्डिंग बना रहा हूँ। मालिक की भी परमिशन देंगे, और फिर जब बना लोगे उसके बाद सील थप्पे लेके सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि देखो इतने माले की बिल्डिंग बना दी, मेरे को आप अप्रूवल का लेटर दे दो। तो जिस दिन वो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देंगे वो दिन कंप्लीट। पर हमें इतना झंझट पालना नहीं है, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस दिन घर कंप्लीट होगा। और ये डेट इंपॉर्टेंट होके भी लेस इंपॉर्टेंट बन जाएगी, क्योंकि जिस दिन घर कंप्लीट होता है उससे मतलब नहीं होता, जिस साल घर कंप्लीट होता है उससे मतलब होता है। वापस बोल दूं, जिस दिन कंप्लीट होता है उससे मतलब नहीं होता। डेट ऑफ कंप्लीशन से मतलब नहीं, किससे मतलब है? ईयर ऑफ कंप्लीशन से। मतलब सर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं, किससे मतलब है? ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो ये ईयर ऑफ कंप्लीशन कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली 22-23। तो जिस साल घर कंप्लीट होता है ना, अभी एक बार मैं बोलूंगा, याद रखना है तुमको, रिवीजन चल रहा है इसका। जिस साल घर कंप्लीट होता है वो पूरा साल पोस्ट में चल जाता है, भले ही आपका घर 31 मार्च को ही क्यों ना बना। जिस साल में घर कंप्लीट हुआ वो पूरा साल किस में काउंट होगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में। तो सर मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलेंगे? याद रखना, डेट ऑफ लोन से कि जिस साल घर कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाली 31 मार्च, जिस साल का घर कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाली 31 मार्च, 31 मार्च 2022। ये क्या माना जाएगा? आपका प्री, और ये क्या माना जाएगा? पोस्ट। इसके फर्दर ईयर्स क्या माने जाएंगे? पोस्ट। क्लियर? पूरे 5 मिनट के लेक्चर में से याद क्या रखना है? जिस साल घर कंप्लीट होता है उसके पहले वाली 31 मार्च। हिमानी, जिस साल घर कंप्लीट होता है उसके पहले वाली 31 मार्च प्री, उसके बाद पोस्ट। अच्छी बात बुरी बात? कौन बोला बुरी बात? ढक्कन? मम्मी पापा से मिलना पड़ेगा यार, नाम तो अफसोस। अच्छी बात इसलिए क्योंकि पोस्ट का जो डिडक्शन होता है तो उसी साल में मिल जाता है ना पूरा। आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड देखा जाए तो लिटरली 3 महीने। दिसंबर में तो घर कंप्लीट हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो डेट वाइज देखोगे तो 3 महीने। लेकिन उन्होंने तो पूरा साल पोस्ट मान लिया ना, तो इस पूरे साल का जो इंटरेस्ट होगा तो इसी साल में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर इसको प्री मानते तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पूरा एक साल। और अब ये जो टाइम पीरियड है इसका कैसे मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब अपन बोल बेटा, अगर डेट वाइज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड देखते, ये पहले वाली 31 मार्च वाला रूल नहीं होता, डेट वाइज देखते
तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड 26 दिसंबर से 31 मार्च 2023 मानना चाहिए ना। तो ये तो सिर्फ 3 महीने 4 दिन ही हुए, ठीक है, तो 3 महीने का ही पोस्ट है। पर उन्होंने तो कहा नहीं पहले वाली 31 मार्च तक ही प्री मानो, पूरा साल क्या मान लो पोस्ट। तो पूरे साल का इंटरेस्ट क्या मान लिया जाएगा, पोस्ट। पोस्ट मानने से पूरा डिडक्शन एक साथ मिल जाएगा ना, अच्छी बात है। प्री मानते तो फिर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। अब पोस्ट समझ में आ गया, प्री समझ में आ गया, यही इंपॉर्टेंट है। नंबर से तो अपन खेल लेंगे क्योंकि उन्होंने अपन को तंबूला दे रखा है। इंपॉर्टेंट यही है कि पहले वाली 31 मार्च, ठीक है। अब अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट लेते हैं कि सर 10 लाख रुपीज था, 10% का इंटरेस्ट था। अब काउंट करो भाई, प्री में दिक्कत होगी, पोस्ट में तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पोस्ट तो हमेशा ही कम 1 साल होगा। पोस्ट तो हमेशा ही क्या होगा, 1 साल, कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती ना। पोस्ट तो हमेशा 1 साल ही होगा। 1 साल है अगर पोस्ट, तो फिर उस केस में तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो सर पोस्ट का कैलकुलेशन तो हो रहा है 1 लाख, और प्री का आपको महीने गिनने पड़ेंगे। अगर उन्होंने 1 मई के बजाय कोई उल्टी सीधी डेट ले ली, 15, 16, 17, 18, तो दिन भी गिनने पड़ेगा। पर अच्छे क्वेश्चन में फर्स्ट ही होती है, कोई से भी महीने की फर्स्ट हो जाएगी। और सिंपल क्वेश्चन होगा तो 1 अक्टूबर होगी या 1 अप्रैल होगी, ठीक है। चलो कोई सी भी अपन तो गिन लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस लगती है, दिन कोई भी गिन सकता है, लेकिन वही है ना कि टाइम कितना लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिन गिनने में थोड़ी सी स्मार्टनेस विजिलेंट रखनी पड़ती है। 1 मई है, मई से यूँ गिनने जाओगे 10 बार गिनना पड़ेगा, तो पूरे साल में 2 महीने हटा दो, सॉरी 1 महीना हटा दो, तो 11 महीने। हाँ, अब 11 महीना कैसे गिनोगे, 19 से 31 मार्च 20 तक 11 महीना है ना। फिर 20, 21 पूरा साल, और 21, 22 पूरा साल, 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने, टोटल 35 महीने, लेकिन 2 साल 11 महीने भी समझिए। 2 साल के 24 महीने और 11 महीने 35 महीने। 10 लाख का 35 मंथ्स कैलकुलेट करो, 10 लाख का 10%, 1 लाख डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 35 आया इसमें 2,91,666 या 7, ठीक है। 2,91,667, ये तो प्री है ना। अब जोश में बच्चे खुश हो जाते हैं, मजा आ गया, प्री निकल गया, पूरा ले मारते। अरे 5 भी तो करो, डिवाइड बाय 5 भी तो करो। 58,333 और पोस्ट कितना है 1 लाख, तो 1,58,333 इज योर आंसर। अब तुम एक बात तो समझे ही नहीं, ये कौन सा साल था, 22, 23, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23, 24, कोई फर्क आएगा क्या? अगर लोन रिपे नहीं हुआ है तो कोई फर्क आएगा क्या? नहीं। 1 लाख 23, 24 का भी 1 लाख, और ये तो 5 साल तक वही 58,333 चलने वाला है ना, तो वही 1,58,333। क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया। मीन्स इस पूरे इंटरेस्ट और लोन में वही एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्री कंस्ट्रक्शन कहाँ तक माना जाता है, जिस साल घर कंप्लीट होता है उसके पहले वाली 31 मार्च। डन, ओके। तो आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1/5 of interest from date of loan to 31st March of preceding year of previous year in which construction is completed। इंग्लिश में बहुत लंबा चौड़ा दिखता है। 31st March of preceding year, preceding year कौन सा होगा, preceding year of a previous year in which construction is completed। मतलब जिस साल आपका घर कंप्लीट हुआ उसके पहले वाले साल की 31 मार्च। कब से, डेट ऑफ लोन, इसको मैं बोलता हूँ डॉल। डेट ऑफ लोन से लेके जिस साल घर कंप्लीट हुआ उसके पहले वाली 31 मार्च, उसका जो इंटरेस्ट है वो 1/5। क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो इस पूरे टेन्योर में कभी भी कुछ भी पे कर सकते हैं। जब उन्होंने जो पे किया उसके अकॉर्डिंगली उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह वो तो कर लोगे तुम, मुझे विश्वास है, ठीक है। बस विजिलेंट रहना पड़ेगा। मतलब हाउस प्रॉपर्टी में आप नॉलेज की वजह से गलती नहीं करोगे, आप अपने लैक ऑफ अटेंशन की वजह से ही गलती करोगे कि आप कोई चीज पिक ना कर पाए, आप किसी इंफॉर्मेशन पे ध्यान ना दे पाए। रूल तो आपको आता था, डन हो गया। ये प्री और पोस्ट करके आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, माइनस कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। तो अब 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गए।
एक आम जिंदगी वाला पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन भी कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आता है तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मार्क्स का आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली गिवन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड दिस मच, ठीक है, तो जो दे रखा है वही माइनस कर दो। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में एक कंफ्यूज करने के लिए लाइन देता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हैज नॉट बीन पेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, कि हमने उस डेट से तो लोन आज तक पे किया ही नहीं, मत करो पे, क्योंकि ये तो ड्यू बेसिस पे माइनस होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस कैश बेसिस पे माइनस, वो पे नहीं किया है तो माइनस नहीं होगा। डन, ओके। तीसरा पड़ाव कौन सा, कि सर जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेंगे और उसकी एनएवी क्या ले लेंगे, निल ले लेंगे, तो एनएवी निल लेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है। इसका लॉजिक भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में एक पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया ना। आज जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो तो पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंस इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। फिर भी आपको अगर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के लिए कह रहे हैं तो ये उपकार है उनकी तरफ से, क्योंकि सरकार घर को तो बढ़ावा देती है। कैपिटल गेन पढ़ के आ चुके हो तो उसमें देखा ना अपन ने, घर के बदले घर खरीदोगे तो एग्जैक्ट, कुछ भी बेच के घर खरीदोगे तो एग्जैक्ट, मतलब सरकार चाहती है कि आप अच्छे से अच्छे घर में रहो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करो, तभी तो इंडिया का नाम रोशन होगा। ऐसे ही भुखमरी गरीबी रहेगी तो क्या किया सरकार ने, तो सरकार कहती है कि चलो आप अपने ही पैसों से घर बनाओ, हम आपसे उसके ऊपर क्या नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, बनाने में जो पैसा लगा उस पर भी नहीं लेंगे, उस पर जो ब्याज दे रहे हो उसके ऊपर भी नहीं लेंगे, ठीक है। इवन हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। अब डिडक्शन दे रहे हो तो एक सर्टेन लिमिट तक ही देंगे। आप अपनी करोड़ों की कोठी बनाओ तो आप फिर टैक्स पे करने लायक हो। हम ये किसके लिए दे रहे हैं, छोटे मोटे लोगों के लिए, कि भैया जो बड़ी मेहनत से एक सपना समझोते हैं और अपना साथ कुछ इकट्ठा करके घर बनाते हैं कर्जा वर्जा लेके, अब वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके हम डिडक्शन देना चाहते हैं, तो वो डिडक्शन की एक सर्टेन लिमिट है। तो वापस क्योंकि हम ये लिमिट बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो बच्चों को वो लिमिट बैठ जाती है, और वो ये याद नहीं रखते कि ये लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, लेट आउट की कोई लिमिट नहीं होती। वो गधे के बच्चे साले लेट आउट में भी लिमिट डाल के आ जाते हैं। तुम सब तो लेट आउट में इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख हो, 20 लाख हो, 2 करोड़ हो, सब माइनस करना, उसकी वजह से जितना भी लोन आए सब, जितना भी लॉस आए सब चलने दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में लिमिट है, लिमिट एक नहीं है, 2 है। एक तो लिमिट है 30,000, एक लिमिट है 2 लाख। आपको कौन सी चाहिए? ऑब्वियसली सर हम चाहते हैं कि 2 लाख माइनस हो, ताकि 2 लाख से हमारा लॉस आए, हमारा लॉस आएगा तो कहीं और की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वाली लिमिट चाहिए तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? 3 पापड़ बेलने पड़ेंगे। 3 पापड़ बेलने पड़ेंगे मतलब 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। क्लियर? पहली कंडीशन, वेरी गुड, आपने लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 के बाद। तुम लोग कब पैदा हुआ? मतलब तुम्हारे मम्मी पापा की सारी लाइबिलिटी उसके बाद की है ना? ओके, पहले ऑब्वियसली पूछने की जरूरत नहीं। एग्जैक्ट टाइम, मैं रात को 12 बजे पैदा हुआ। बता तो दिया एग्जैक्ट टाइम, रात को 12 बजे। सवाल नहीं यार तुम लोग, किसको ध्यान नहीं मिल रही है? हाँ सुनिए, बताएंगे तो ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। 1999 के बाद लिया। दूसरी कंडीशन, लोन आपने कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया। अगर रिपेयर और रिन्यूअल के लिए लिया है ना तो लिमिट 2 लाख की नहीं मिलेगी, कितनी हो जाएगी? 30। भले ही 99 के बाद लिया, रिपेयर और रिन्यूअल के लिए लिया तो नहीं मिलेगी। पहला 99 के बाद लिया हो, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लिया हो, लास्ट कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गई। 5 साल कैलकुलेट करने की भी एक अलग विधि है। क्या विधि है वो? कि भाई जिस साल आपने लोन लिया है उस साल को छोड़ो, उसके बाद के 5 साल,
मतलब इसके पापा ने लोन लिया था कब बेटा, तेरा भाई पैदा हुआ था 1 मई 2019 को, तो 1 मई 2019 को लोन लिया है ना, तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से ईयर में लिया, 1920 में लिया, तो 1920 को तो काउंट ही नहीं करना, काउंटिंग ही कहाँ से चालू करनी है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अब 31 मार्च 2025 से पहले पहले घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो गया है तो लिमिट कितनी है, 2 लाख, उसके बियॉन्ड एक दिन भी लेट हो गए तो लिमिट वापस कितनी आ जाएगी, 30,000, 99 पे 7 दसेगा आपका, ठीक है, रहेगा ये याद। तो देखो अब इसको हम याद करने का टेक्निक देखते हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि दोनों चीज में एक फ़र्क है, जब हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लेते हैं तो उसमें जिस साल घर कंप्लीट होता है उसको छोड़ देते हैं, उसके पहली वाली 31 मार्च, लेकिन जब अपन सेल्फ ऑक्यूपेशन का 5 साल देखते हैं तो जिस साल लोन लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद के 5 साल। याद रहेगी ये टेक्निक, इंटरेस्ट और लोन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जिस साल घर कंप्लीट हुआ उसको छोड़ो, और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में 2 लाख की लिमिट के लिए 5 साल चेक करने हैं, तो जिस साल लोन लिया उसको छोड़ो। अब ये बातें आप लिख लो, ये जो मैं लाइंस बोलता हूँ ना, उसके पहले वाली 31 मार्च, इसमें पीछे वाले साल को छोड़ो, आगे, ये आप नोट्स में लिख लो। ये आप जब मॉर्निंग में पढ़ोगे ना तो ये 2 लाइन पढ़ोगे ना, आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बात एक ही पढ़ी ना, उसमें जो रूल है वो समझाता हूँ मैं मुझे, पहले इनको लिख लेंगे। ओके, तीसरे पड़ाव पे थे हम, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे थे हम। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में अगर आप एनएवी नील ले रहे हो तो इंपॉर्टेंट बात है कि 2,30,000 की लिमिट उसके लिए ही है जिस घर की एनएवी तुम नील ले रहे हो, क्योंकि एनएवी नील लेने का ऑप्शन 2 ही मकान के लिए है। अगर किसी, मान लो पलक के पापा की 3 बीवियां हैं, तीनों बीवी अलग अलग घर में रह रही है, पहले भी तेरे पापा की थी नहीं, 3 बीवियां हैं, तीनों बीवी अलग अलग घर में रह रही है, तो अब उनको चुनना पड़ेगा कि कौन सी बीवी के घर माफ कराने, और तीसरी वाली का तो डीम लेट आउट। अब अगर उस बीवी का घर डीम लेट आउट है तो उसके लिए इंटरेस्ट और लोन की कोई लिमिट नहीं है, भले ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पर आपने एनएवी नील नहीं लिया था, एनएवी नील नहीं ले रहे हो तो फिर लेट आउट की कोई लिमिट नहीं। जिसकी नील ले रहे हो उसके लिए ही 2 लाख की लिमिट है। 2 लाख की लिमिट पर हाउस नहीं है, पर लोन नहीं है, पर असेसी है। 2 लाख की लिमिट क्या है, पर असेसी है। मतलब इसके पापा ने 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड लिए तो दोनों मकान का मिला के 2 लाख रुपए अलाउड है। 2 लाख एक का, 2 लाख एक का, 4 लाख अलाउड नहीं है। समझे क्या नहीं? ओके। फिर 2 लाख रुपीज हम समझ गए। जिस साल लोन लिया है उसको छोड़ो, ये भी समझ गए। 3 कंडीशन भी समझ गए। तो अब ये जो कंडीशन है ना, ये सारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेक करने के लिए है। इसका इंटरेस्ट ऑन लोन के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो जो दूसरे पड़ाव में हमने कैलकुलेशन सीखा, प्री और पोस्ट, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए भी करना ही पड़ेगा ना। प्री भी निकालना पड़ेगा, पोस्ट भी निकालना पड़ेगा, और एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल इंटरेस्ट है। अब मुझे इस एक्चुअल इंटरेस्ट को कंपेयर करना है लिमिट से। तो ये जो जजमेंट है, 3 क्राइटेरिया है, ये सिर्फ लिमिट आइडेंटिफाई करने के लिए। अब लिमिट आपकी 30,000 आई तो 30 से कंपेयर कर लो, व्हिचएवर लोअर इज अलाउड। लिमिट आपकी 2 लाख आई तो व्हिचएवर लोअर इज अलाउड। कोई डाउट है इसमें? कोई पॉइंट मैं बोल रहा हूँ निमानी? सारी बातें बोल दी मैंने। पर हाउस नहीं है, पर लोन नहीं है, असेसी है। अब दिव्यांश ने एक डाउट पूछा कि सर बुक में लिख रखा है कि अगर आपने लोन को रिपे करने के लिए भी लोन लिया है तो उसका भी इंटरेस्ट अलाउड है। तो ऑब्वियसली अलाउड है, वैसे कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन आपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए लोन लिया है तो वो अलाउड नहीं। समझे आप? मींस मेरा 10 लाख रुपए का लोन था और लाख रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट बन रहा था। इस कंस्ट्रक्शन के लोन्स में थोड़ा मॉरेटोरियम पीरियड होता है। मॉरेटोरियम पीरियड होता है मतलब बैंक वाले भी समझते हैं कि जब तक बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं होगी, इनकम शुरू ही नहीं होगी, तो रिपे कहाँ से करेगा। तो उसका मॉरेटोरियम पीरियड होता है 3 साल 4 साल की। कंप्लीट कर लो, पैसा आना चालू हो जाए, फिर रिपे कर देना। तो 3 साल का मॉरेटोरियम पीरियड था। तो 10 लाख का 13 लाख तो 3 साल में वही हो जाएगा, ब्याज तो चलता रहेगा। 13 लाख के बाद भी सर किराएदार मिला नहीं, ब्याज चढ़ता रहा, मैं पे करा नहीं मैंने। तो चढ़ते 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 अब मेरे 10 लाख रुपए का लोन कितने का बन चुका है? 15 लाख का। अब क्योंकि ये वाले परेशान कर रहे हैं तो मैंने दूसरे बैंक से बीटी ले ली, बैलेंस ट्रांसफर करवा लिया। इससे मैंने लोन लिया 15 लाख का और 15 लाख रुपए लेके इसको तो फ्री कर दिया।
अब इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो मैंने छोटी बनवा दी और इसको मैं रेगुलर बेसिस पे रीपे कर रहा हूँ। तो भाई आप जो 15 लाख पे ब्याज दे रहे हो ना, तो पूरा ब्याज अलाउड नहीं होगा। अलाउड कितना होगा? सिर्फ 10 लाख रुपए। मीन्स अब आपका 15 लाख का 10% 1.5 लाख रुपए बना, तो डिडक्शन 1.5 लाख का नहीं बनेगा, कितने का मिलेगा भाई? प्रोपोर्शनेट करके 10 लाख में कितना बनता है? 1 लाख, 1 लाख का ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? डन। एक और रूल जो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि फिर वो वापस एफएम वाली बात आ जाती है कि इंटरेस्ट जो अलाउड होता है वो सिंपल इंटरेस्ट अलाउड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। वो यही वाली बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अलाउड नहीं है ना, लोन का इंटरेस्ट अलाउड है। क्लियर है? ये वाला चार्ट पूरा फॉर लेट आउट हाउस, नो लिमिट कैन बी डिडक्टेड टू एनी एक्सटेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लिमिट 30,000, लिमिट 2 लाख। इफ फॉर एनी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 30,000 तो मिलेगी मिलेगी। 2 लाख के लिए फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, लोन हैज बीन टेकन, वही तीनों कंडीशन है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? खत्म हो गया ये? यार अब मेरी इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की, छोड़ू क्या? बाकी कल पढ़ लें, आज ही पढ़े। कौन है लोग यार? ठीक है, पढ़ लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, आप सब लोग मिनिमम 10 मिनट तो लेट आई आए हो। आप लोगों से पहले मैं आएगा था, कल भी मैं फुल ट्राई करूँगा, आपसे पहले आ जाऊँ। आप भी ट्राई करना कि मुझसे पहले आ जाओ, ठीक है? मतलब आने के बाद भी 10 मिनट वेस्ट हो तो सबका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। कल क्या है? तो रावण जलते देखने ही नहीं, मम्मी ने मना करा है। रात को जलेगा ना बेटा, सुबह से जाके खड़ा हो जाऊंगा क्या? हाँ तो बेटा मैं धक्का मुक्की करके आगे पहुंच ही जाता हूँ, बचपन से आदत है बहुत, उसी में तो मजा है। कल क्लास है ना? राम जी ने हमें इसलिए आजादी नहीं दिलाई कि हम रावण को जलता देखें और कामकाज की छुट्टी कर दे। पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, इच्छा नहीं है फिर भी पढ़ा देता हूँ। टीडीएस के, अब टीडीएस आप लोग पूरा पढ़ चुके हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप चार्ट में खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? हमें जो रेंट पे करना है हमारा टीनेंट, तो टीनेंट टीडीएस कब डिडक्ट करेगा? डिपेंड करता है टीनेंट कौन है, छोटा आदमी है कि बड़ा आदमी है, बड़ी मछली के छोटी मछली। बड़ी मछली कौन होता है? पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी, ये तो बड़ी ही होती है, तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे ही करेंगे। और इंडिविजुअल और एचयूएफ वो जिनके ऊपर ऑडिट की लायबिलिटी आती है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, तो ये लोग अगर ऑडिट कराते हैं तो ये लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है? टीडीएस की रेट और लिमिट क्या है? 2,40,000 के ऊपर अगर रेंट जाता है तो 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें जो रेंट रिसीव हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन में रेंट का पूरा क्वेश्चन होगा, तो हमें जो रेंट रिसीव हो रहा है वो किससे हो रहा है? हमारा टीनेंट कौन है? अगर उन्होंने कहा एक्स लिमिटेड, XYZ फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, तो फिर भाई साहब देखना पड़ेगा कि जो रेंट है वो 20,000 पर मंथ से ज्यादा है कि कम है। अगर 20,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा है और आपको वर्ड दे रखा है रिसीव, तो ही दिमाग में घंटी बजेगी टन 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 कि रिसीव्ड है, टीडीएस डिडक्ट करके मिला होगा, तो ये तो 90% है, डिवाइड बाय 90% करके 100% पे आना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने खुद ने ही आपको मंथली रेंट दे रखा है कि आपका मंथली रेंट बनता है 30,000, तो वो जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो उसकी लायबिलिटी है। हमें तो मंथली रेंट चाहिए था, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो हर बार टीडीएस के एंगल को जबरदस्ती घुसेड़ना क्योंकि आप पढ़ के गए हो जरूरी नहीं। टीडीएस का एंगल तभी आएगा जब रेंट रिसीव वाला वर्ड दे रखा होगा। रेंट रिसीव नहीं दे रखा है तो टीडीएस किसी भी एंगल में नहीं आएगा। ठीक है। अब टीडीएस के दो प्रोविजन पढ़ लेते हैं कि ये जो बड़ी मछली है ये तो टीडीएस कब डिडक्ट करती है? 2,40,000 के बियॉन्ड, 2,40,000 के ऊपर जाते ही पूरे ही रेंट पे 10% डिडक्ट किया जाता है। मतलब अगर किसी का रेंट 25,000 रुपीज पर मंथ है तो 3 लाख होता है, 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। आपको क्वेश्चन में 2,70,000 गिवन होगा रिसीव, तो आप डिवाइड बाय 90% करके 3 लाख रुपीज पे जाओगे। क्लियर है? ओके। अभी जरा आता है सर, जिन लोगों को ऑडिट नहीं करानी, छोटे लोग, उनके ऊपर भी टीडीएस की उन्होंने लायबिलिटी डाल दी है। अगर रेंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा है तो, ये आप टीडीएस वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ रखे हो। ठीक है। वापस से ये भी एंगल तभी आएगा जब रिसीव्ड वर्ड दे रखा होगा। अब जब रिसीव्ड वर्ड दे रखा है तो सबसे पहले तो मैं अमाउंट देखूंगा कि अमाउंट कितना है। अगर अमाउंट 2,40,000 से नीचे है
हश, टेंशन नहीं है ना। अब अमाउंट 2,40,000 के बियॉन्ड है तो फिर मैं चेक करूंगा कौन दे रहा है भाई, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या बड़ी मछली 1 करोड़ से ऊपर वाली दे रही है, रिसीव दे रखा है, 10% डिडक्ट किया होगा। और अगर बड़ी मछली नहीं है, छोटी मछली है और मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा निकल रहा है तो वापस से उन्होंने TDS डिडक्ट किया होगा। और यहाँ पे TDS कितना है, 5% है ना, 5% है ना, हाँ तो 5% है, 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो क्लियर। इसका एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन बता देता हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन ऑन रेंट टू एक्स लिमिटेड, वी हैव रिसीव्ड 5,40,000 फॉर द लेट आउट पीरियड। और उसमें उस क्वेश्चन में लेट आउट पीरियड होता है 10 मंथ्स, 2 महीने वेकेंट रहता है। तो 10 मंथ्स का लेट आउट पीरियड 5,40,000, कंपनी है 240 से ज़्यादा है तो इसका मतलब रेंट TDS उन्होंने डिडक्ट किया हुआ और रिसीट वर्ड लिखा हुआ, तो 540 डिवाइड बाय 90% कितना होगा, 6 लाख। बच्चे यहाँ तक रुक जाते हैं, जबकि 6 लाख तो कितने महीने का है, 10 महीने का है, तो डिवाइड बाय 10, एक महीने का कितना है, 60,000। आप डायरेक्टली 12 महीने तक जंप मत करो, आप हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव मंथली रेंट पे ही आओ कि पहले तो मुझे मंथली रेंट ही निकालना है, कितना निकला हुआ है, 60,000। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, सारी चीजें बिल्कुल सही रहेगी। क्लियर। लास्ट रह गया आपका रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर ऑफ रेंट, कल करेंगे। और कल मुझे इसके प्रैक्टिस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो एक तो अपन ये देखेंगे कल कि अगर एक ही हाउस के 2 को ओनर हैं तो क्या करेंगे, एक ही हाउस के 2 यूनिट्स हैं तो क्या करेंगे, अगर एक ही असेसी के मल्टीपल हाउसेस हैं तो क्या करेंगे, और लास्ट वाला एक्सेप्ट पलक के पापा वाला कि अगर 3 बीवी हैं और 3 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर कैसे चूज करेंगे कौन सा वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड और कौन सा वाला लीव लेटर। ठीक है, बाय, टाटा, सी।